वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो वक्त को बर्बाद न करते हुए सवाल की ओर देखते हैं। सवाल तो आपका ये पहला सवाल है। 8100 का 75% का 64% का मान कितना होगा? तो 8100 लिख देंगे, इसका 75% गुने 64%। तो ये 0 0 कट गया, 25 से 3 और ये 4 बार में 4 से 4 6 के 24 और 4 के 64। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो ये 3 हो गया, 8 3 24 हो गया और गुना 16 16 3 48 4 16 के 64 4 68 6 32 और 6 कितना हो गया 38। तो 3888 यानी कि 3888। इसमें एक मिनट मिट गया है तो क्या होगा इसका आंसर डी 3888। तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें एक समतुल्य त्रिभुज के अंतः केंद्र की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। यदि अगर किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई समान हो तो यह क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो यानी कि हम एक फिगर बना लेते हैं। ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 6 लिख दिए। इसके अंतः त्रिभुज है तो अंतः वृत्त है। तो अंतः अगर वृत्त है तो इसे वृत्त का सिंबल खींच दिए और ये एक रेडियस हो गया अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो ये समबाहु त्रिभुज के अंदर है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? a/2√3। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या आपका दिया निकालना है तो a तो आपको दिया हुआ है कितना 6। तो यानी आपको r निकालना है। a का मान कितना दिया हुआ 6/2√3। तो ऊपर हर परिमेयकरण करेंगे √3 और नीचे कितना कर देंगे √3। तो 6√3 हो जाएगा। यहाँ √3 3 कितना हो गया 6 और 6 कैंसिल। इसका आंसर कितना हो जाएगा √3। तो ये एक तो हो गया अंतर्वृत्त की त्रिज्या बराबर, एक हम जान जाते हैं बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर। तो एक समबाहु त्रिभुज रहेगा, इसके बाहर एक वृत्त रहेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है r बराबर a/√3। तो अगर बाह्य वृत्त के बारे में बोलेगा, बाह्य वृत्त के बारे में उसकी त्रिज्या निकालना हो तो a/√3 और अंतर्वृत्त की त्रिज्या बोलेगा तो a/2√3। इस फॉर्मूला को उतार लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। a/b दिया हुआ 3:5, a+b/b का मान। तो यहीं पे सवाल बना लेंगे। a+b बोला है तो a+b आपका हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और b का मान कितना है 5 है। डायरेक्ट इसका आंसर हो गया 8:5। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एक मिश्रण में जल और दूध का अनुपात दिया है 3:5, दूसरे मिश्रण में जल तथा दूध का दिया है 9:11। यदि दोनों मिश्रण को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाए तो जल तथा यहाँ पे मिट गया है, जल तथा क्या होगा दूध, जल तथा क्या होगा दूध, वहां पे जल तथा दूध 5:7 के अनुपात में है। तो नए मिश्रण में इन दोनों का अनुपात क्या होगा? तो इस प्रकार के सवाल में करना क्या है कि या तो आप जल से बनाएं या तो आप दूध से बनाएं, दोनों में से कोई एक से। तो पहले हम बर्तन ए दिया हुआ है, ए में आपका कितना दिया हुआ है जल और दूध, जल अनुपात दूध। तो ये कितना दिया हुआ है 3:5। बी बर्तन में कितना दिया हुआ है 9:11, जल और दूध 9:11। और इसको मिलाने पर ये कैसा हो जाए? तो ये हो जाए कैसा 5:7। तो यहाँ भी जल अनुपात दूध 5:7। ये तो हम लिख दिए ऐसे, लेकिन ऐसे करना नहीं है। इसमें करना क्या है, या तो आप जल से बनाएं या तो आप दूध से। तो अगर जल से बनाते हैं तो जल का ऊपर भाग 3 लिखिएगा, 5 3 कितना हो गया 8। तो आप 3/8 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा 9 बटा कितना हो जाएगा 20, यहाँ 5/12। अगर आप दूध से चाहते हैं बनाना तो 5/8 करना होगा, 11/20
और यहाँ 7/12। तो तीनों में, दोनों में से कोई एक ही आप लिखना है, जल या नहीं तो दूध। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस माइनस करेंगे, इसमें से ये घटा है चाहे इसमें से ये घटा है, इधर से ये, तो इसका घटा हुआ इधर लिखना है, इसका घटा हुआ उधर लिखना है। तो 9/20 माइनस 5/12 अनुपात 3/8 माइनस 5/12। इनका एलसीएम हो जाएगा 60, 20 से 3 बार में 9 तिया हो जाएगा 27, 12 से 5, 5 से कितना हो जाएगा 25। इसका एलसीएम होगा 24, 8 से 3, 3 तिया 9 और 12 से हो जाएगा 2, 10। निगेटिव का यूज नहीं करना है। 27 में से 25 गया, कितना आ गया 2/60 और इधर 9 में 10 गया, कितना हो गया 1/ कितना हो गया 12, 1/ कितना हो गया 24। तो 12 से ये 2 बार में, 12 से ये 5 बार में, ये सब ऊपर जाना चाहता है तो ये ऊपर भेजेंगे तो 5 गुना 1 5 हो जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4:5। इसमें बस यही याद रखना है कि या तो जल से बनाएंगे या तो दूध से बनाएंगे, कैसा हो जाए वो बीच में लिखना है और इसमें कोई दोनों का एक भाग ले लेंगे और माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 10 संख्या का औसत दिया हुआ है 30, यदि गणना करने के समय 69 के बजाय गलती से, तो देखिए इसमें गलती क्या किया गया और सही क्या किया है, इसमें ध्यान देना है। आज आपको सिंगल दिया है, एक गलती दिया है, एक सही है और एक गलत है। कभी आपको 2 गलती 2 सही 3 गलती 3 सही भी दे सकता है। तो हमेशा पहले आपको सही पर ध्यान देना। ये आपका सही नंबर है, 69 के जगह पे क्या लिख दिया गया 36 लिख दिया गया, तो इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो 9 में 6 गया, कितना हो गया 3 और 6 में 3 क्या 3, यानी 33 नंबर आपको क्या दिया गया कम, जो आपको मिलना चाहिए। यानी 69 में 36 गया तो कितना हो गया +33, यानी +33 आपका क्या हो जाएगा प्लस होगा। तो 10 संख्या का औसत दिया हुआ है 30, तो कुल योग, औसत का एक फार्मूला होता है, कुल योग बराबर क्या होता है औसत और गुणे संख्या। तो औसत तो आपको दिया हुआ है 30, संख्या कितने हैं 10, तो ये हो गया 300, आपको 300 आ रहा है, लेकिन आपका 33 नंबर क्या दिया गया कम, इसमें 33 में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो अब कितना हो गया 333, लेकिन संख्या तो वही है। तो आपसे क्या पूछ रहा है औसत, तो औसत बराबर क्या होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग कितना हो गया आपका 333 और संख्या कितना हो गया 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 33.3। बस इसमें यही याद रखना है, पहले आपका सही जोड़ लीजिएगा, उसके बाद गलत वाले, अगर मान ले 2 देता है 2 सही तो 2 सही को जोड़ लेना है, 2 गलत को जोड़ लेना है, घटाना है। अगर प्लस में आता है हमेशा सही में से क्या घटाना है गलत घटाना है। तो सही में से गलत अगर प्लस में आता है तो जोड़ लेना है, माइनस में आता है तो इसे घटा लेना है। तो इस प्रकार का एक सवाल हुआ। अगली सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 1400 रुपया है और क्रमशः 20% तथा 30% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है। तो ये छूट होने के बाद वो खरीदता है, तो हमारा होगा क्रय मूल्य। हम जब कोई सामान खरीदते हैं तो हमारा होगा क्रय मूल्य, जिसे हम सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, और जो दुकानदार हमें देता है उसका कहलाएगा विक्रय मूल्य यानी एसपी यानी सेल प्राइस कहलाएगा। ठीक है, तो हम खरीदें और खरीदने के बाद वह कुर्सी को कितना में बेचे 1176 में। तो पहले हमने कितना में खरीदा वो निकालना होगा। तो अंकित मूल्य, छूट जब भी मिलता है तो अंकित मूल्य पे मिलता है, तो अंकित मूल्य आपका 1400 हो गया। छूट आपको 2 गो मिलता है 20%, छूट का मतलब होता है कमी, लिख देंगे 80/100। फिर छूट मिलता है 30% तो 70/100। इसको काटेंगे, ये जीरो आपका कट गया, 8 7 कितना हो गया 56 और 56 गुने कितने कर देंगे 14, 14 छके कितना हो गया 84, 8 14 5 70 और 8 कितना हो गया 78। तो हमने खरीदा कितना में 784 में खरीदा, लेकिन हम इसको बेच कितना में रहे हैं 1176 में। तो 1176 में तो हमें लाभ हुआ। तो लाभ का एक फार्मूला होता है, लाभ पूछे या वृद्धि पूछे, अंतर गुने। अगला सवाल हम देखते हैं, ये क्रय मूल्य अंकित मूल्य पर है। एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 1400 रुपया है
को क्रमशः 20% तथा 30% की दो क्रमिक छूट पर खरीदता है, यदि वह उस कुर्सी को 1176 में बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होता? तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, जो हमें छूट मिलता है वो हमेशा किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर जब हमें छूट मिलेगा तो हमेशा क्या बनेगा? ये विक्रय मूल्य, जिसे हम लोग कहते हैं एसपी, इसको कहते हैं एमआरपी। तो 1400 में दाम रखा हुआ था और हमें दो छूट दिया, एक 20%, तो कमी होता है 80/100 और फिर इधर हो जाएगा 70/100। ये डबल जीरो कैंसिल, 8 7 कितना हो गया? 56 और गुणे क्या कर देंगे? 14, 14 छक्के 84, 8 70 और 8 कितना हो गया? 78। यानी देखिए, कोई भी दुकानदार जब छूट देगा तो वो बेचेगा, तो उसके लिए कहलाएगा विक्रय मूल्य, और हमने जो खरीदा है हमारे लिए क्या कहलाएगा? उसके लिए विक्रय मूल्य, और हमारे लिए क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम कहते हैं सीपी, और जो विक्रय मूल्य बेचा उसे कहते हैं एसपी, मतलब सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो इतना में हम खरीदे हैं कि हम बेच कितना में रहे हैं? 1176 में। सही में हमें लाभ हो रहा है, बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। तो लाभ का एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट बनाने का, अंतर गुने 100 और बटे क्या कर देंगे? कम। तो लाभ बोलेगा तो कम, हानि बोलेगा तो अधिक। अंतर, तो इन दोनों का अंतर, 6 में 4 गया कितना हो जाएगा? 2, 17 में 8 गया कितना हो जाएगा? 9, और 10 में 7 गया कितना? 3। 392, कम दोनों में कौन सा है? तो 784, और गुने क्या कर देंगे? 100। तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये कितना बार में? 50। तो आपको लाभ कितना हो रहा है? 50% का लाभ हो रहा है। लेकिन यही पूछता है कितने रुपये के लाभ हुए, तो 392 रुपये के लाभ हुए। अगला सवाल है, एक्स वाई से 25%, एक्स वाई से 25% अधिक कुशल है। अगर टाइम एंड वर्क का सवाल है, एक्स वाई से 25% अधिक कुशल है, तो एक्स वाई से है, जिससे है उसमें 100 लीजिए, और ये कितना है? कुशल है 25%। तो कुशल है का मतलब ये काम करता है, ठीक। 25 से ये 5 बार में, 25 से ये 4 बार में, अर्थात ये 5 काम करता है और ये 4 काम करता है। वाई अकेला एक कुर्सी को 10 दिन में, देखिए कोई भी अकेला अगर काम करता है, अगर 10 दिन काम करता है तो उसका 10 दिन का जो भी कुल काम होगा वो हमारे लिए भी होगा। इसलिए अकेला वाई अकेला उस कुर्सी को 10 दिन में कर बना सकता है, तो एक्स अकेला उस कुर्सी को कितने दिन में बनाएगा? तो वाई के बारे में बोला है, तो वाई एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम किया, कितना दिन? 10 दिन। तो 10 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, यानी वो कुल काम कितना मिला है सभी के लिए? इसके लिए भी 40 काम, इसके लिए भी 40 काम, लेकिन पूछ किसका रहा है? एक्स का, तो एक्स से भाग लगाएंगे। तो 40 काम में कुल काम कितना है? 40 काम में किसका काम कर देंगे? एक्स का। एक दिन का काम क्या कर देंगे? भागा लगा देंगे। तो 40 बटे कितना हो गया? 5। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8। तो ये 8 दिन में काम कर लेगा कंप्लीट, कौन? एक्स कर लेगा। अगली सवाल हम देखते हैं। अगला आपका सवाल है, एक वर्गाकार का क्षेत्रफल 60.5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो पहली बात तो हमको पहले, तो ये कोई भी मैथ बनाने से पहले अगर एरिया का सवाल हो या वॉल्यूम का सवाल हो, ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसका फिगर जानना हमें बहुत जरूरी है। और फिगर जानने के क्रम में हम उसको बहुत सारे उसमें फार्मूला भी जानते हैं। तो एक वर्गाकार का हम क्या करेंगे, पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। ये वर्गाकार जिसकी सभी साइड्स क्या होती है? इक्वल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? वर्ग, यानी स्क्वायर। तो सभी साइड्स बराबर है, सभी भुजा बराबर है। अगर इसका परिमाप पूछ दिया आपसे, तो परिमाप का मतलब होता है टोटल का माप, पेरीमीटर सबको जोड़ेंगे, ए 4 गो ए, तो कितना हो जाएगा? 4a। अगर इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ दिया तो होता क्या है? लंबाई गुने चौड़ाई, इसकी लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, तो a गुना a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। क्षेत्रफल हो गया। अगर यही बोलेगा विकर्ण, तो ये मेरा क्या है? विकर्ण है। तो ये विकर्ण बराबर क्या हो जाता है? a√2। और यहाँ पे सभी क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। तो ये a√2 हो गया। लेकिन विकर्ण के अनुसार भी एक क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बटा क्या होता है? 2। तो हमें
विकर्ण की लंबाई चाहिए, तो विकर्ण की लंबाई क्या लिखा हुआ है, a√2। तो हमको a अगर पता चल जाता है तो √2 से उसे मल्टीप्लाई करना और आंसर ला देंगे। तो क्षेत्रफल तो हमको दे दिया है कितना, तो a² बराबर कितना होगा, 60.5 होगा। इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, √60.5। तो हमको विकर्ण निकालना है। विकर्ण बराबर क्या होता है, a√2। ठीक, a√2। तो a आपका कितना आ गया, 60.5, और √2 जब ये भी रूट है ये भी रूट है तो गुना हो जाएगा 2 से। इसका पॉइंट तोड़ देंगे 10, 5 से हो जाएगा 2 बार में, 2 से हो जाएगा 5 बार में, 5 से काटेंगे 121 बार में। तो 121 का वर्गमूल किसका आएगा, 11। तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं कि एक वर्गाकार का क्षेत्रफल 60.5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। देखिए, जब आपको हम मैथ दिए हैं, बहुत मुश्किल से ये सब निकलता है, तो आपको भी जो है ना प्रयास करना चाहिए कि बनाकर नीचे आंसर दें, तभी ना आप जानेंगे कि आप हम कितना नॉलेज है आपके अंदर। तो कंपटीशन क्या हो गया आजकल, नॉलेज पे डिपेंड कर रहा है। वो शॉर्ट ट्रिक वो काम आजकल एग्जाम में नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां जो बैठा हुआ है एग्जाम वाला, तो वो भी दिख रहा है कि बच्चा शॉर्ट ट्रिक पर है, तो शॉर्ट ट्रिक के लिए अब एक जगह कुल ऐसा डाल देगा कि सारा आपका शॉर्ट ट्रिक धरे के धरे रह जाएगा। तो इसलिए जो है शॉर्ट ट्रिक पढ़िए, लेकिन उतना ही नहीं पढ़ लिया कि उस पर आदी हो जाइए। तो एक वर्गाकार क्षेत्रफल दिया, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, वर्ग का एक फिगर बनाते हैं। तो ये मेरा वर्ग हो गया, जिसकी सभी साइड्स क्या होती है, बराबर, सभी भुजा बराबर होता है। तो इस जब भुजा बराबर होता है तो ये विकर्ण क्या होती है, तिरछी लाइन होती है विकर्ण। तो ये सब क्या होता है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो ये कर्ण होता है, तो अंडर रूट a² प्लस a² 2a², ए बाहर निकल जाएगा a√2। तो विकर्ण का फॉर्मूला हम लोग रखते हैं, लेकिन विकर्ण का फॉर्मूला यहाँ से निकलता है। तो अगर हम परिमाप निकालने जा रहे हैं, तो परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग। तो a 4 बार है तो 4a हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, इसकी लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, तो a गुना a कितना हो जाएगा, a²। अगर विकर्ण बोलेगा तो अभी हम बताएं, विकर्ण बराबर अंडर रूट, तो अंडर रूट तो हो जाएगा a² प्लस a²। तो a तो बाहर निकल जाएगा, 2 तो अंदर रह जाएगा, a√2। इस विकर्ण के अनुसार भी क्षेत्रफल होता है। तो क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर और बटा 2। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं इसके कम टू दी पॉइंट पे। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, a² बराबर 60.5। तो हमको तो a पता करना है ना कि a²। तो a अगर निकालेंगे तो अंडर रूट, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 60.5। अब हमको क्या निकालना है, विकर्ण। तो विकर्ण बराबर हमने क्या पढ़ा है, a√2। अब ये भी रूट में है, ये भी रूट में, जब दोनों रूट में हो तो रूट दोनों के अंदर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60.5। इसका 2 से मल्टीप्लाई, तो गुना नहीं करना, पॉइंट को तोड़ दीजिएगा, 10 2 से कितना बार में, 5 बार में, 5 से कितना बार में, 121। तो 121 किसका वर्गमूल है, किसका स्क्वायर है, तो ये 11 का है, यानी 121 का वर्गमूल कितना हो गया, 11, आपका आंसर हो गया। तो ये विकर्ण की लंबाई हो गया। अगर यही परिमाप पूछता है तो परिमाप क्या करना है, a मेरा कितना है, a तो मेरा निकला नहीं है, इसको वर्गमूल करके तोड़ के तब 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगला सवाल है, अब ये ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। अब ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा, और बोल भी दिया है जब Q 90 डिग्री, जब 90 डिग्री दे दे तो इसका मतलब क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पहले हम बनाएंगे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसका एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। अब तो ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण अगर कुछ भी बात नहीं करता है तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका P हो गया, इसको हम B कहते हैं, इसको P कहते हैं, इसको H बोलते हैं। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, 10P का मान दे दिया, तो एक तो लेना होगा। तो ये Q है आपका, Q आपका 90, तो P ले लेते हैं, यहाँ पे R ले लेते हैं। सब कुछ सेट हो गया, फिगर मेरा बन गया, Q बराबर 90, Q 90 है, 10P का मान दिया हुआ है। तो हम इस पर ध्यान देंगे अच्छा से कि 10P, तो 10P, तो पहले हम 10 का जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, तो P अब बाय क्या होता है, B। जैसे हिंदी वाले हैं तो इसको हम कहते हैं लंब, और इसको कहते हैं आधार। तो लंब बटे क्या होता है, आधार। तो 10P का मान आपका कितना दे दिया है, 4/3।
तो यहाँ P की बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और किसी भी कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब। लंब जिसे हम लोग क्या कहते हैं? P। और जब ये लंब हो गया, कोण चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? आधार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? B4 बैस। ठीक है, तो ये हमको ये ध्यान देना होगा कि लंब बटे आधार यानी P/B होता है। तो किसी भी एंगल, ये एंगल के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार, इस एंगल के सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक, ये लंब, इसके सामने वाला ये लंब, ये आधार, इसके सामने ये लंब और ये आधार। तो आपका तो दे दिया है 4 3, तो ये हो गया 4 और ये कितना हो गया? 3। ठीक, 4 3 निकल गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है? इन दोनों का स्क्वायर का वर्गमूल, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 25 किसका वर्गमूल है? तो ये 5 का। तो आपका कितना हो गया? 5 हो गया। तो 25 का वर्गमूल कितना निकल गया? 5। यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5 हो गया। आपका ये काम हो गया, मेरा 5 निकल गया। लेकिन आगे क्या बोला? PQ का मान 1.5। तो ये जो बट्टा में देता है तो रियल वैल्यू थोड़ी अनुपात है ये, तो ठीक है। तो किसका दिया है? PQ। तो ये मेरा PQ है, इसका ही मान 3 है। तो हम क्या करेंगे? 3 बराबर 1.5, इसलिए 1 यूनिट का मान निकालता है, रेशियो में आ गया 1.5 बाय कितना हो जाएगा? 3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। तो हमको एक का मान निकल गया, लेकिन मान किसका रहा? PR की लंबाई। तो ये है मेरा PR, ये है PR। तो PR कितना निकला है? 5। तो बस इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए हम जो 5 का निकालना होगा तो 5 गुने कितना करेंगे? 0.5। तो कितना हो जाएगा ये? अब ऐसे गुना करने नहीं आता, इसको तोड़ देना है। 10 5 25, 25 बटे 10 कितना होता है? 2.5। तो 2.5 इज द राइट आंसर। तो इसको देखिए, सवाल को अच्छा समझिए, क्योंकि ये NTPC से में ग्रुप डी में पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है 8 की वो अधिकतम घात क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। 8 की वो अधिकतम घात क्या होगी जो 25 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी? 25 फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल दे दिया है यहाँ पे। अब फैक्टोरियल देख के डरना नहीं है। पहली बार जो चीज दे, यहाँ दिया क्या है? 8 आपको दिया हुआ है। 8 किसमें किसमें आता है? तो 8 तो 2 का गुणज है, तो जहां जहां आपका 2 होगा वहां वहां पे ध्यान देना है। तो पहले 25 में तो ये फैक्टोरियल मतलब घटते क्रम होता है, तो 25 गुने 24 गुने 23 22 21 इस प्रकार वो घटते क्रम चला जाएगा। तो 25 में तो 2 नहीं आता है, 24 में आता है। 24 के बाद 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2। अब किसी में 2 नहीं है, तो हमको सिर्फ 2 से मतलब है, न 3 से मतलब है, न 5 से मतलब है, कुछ मतलब 2 से मतलब है। अब ये 24 में कितने 2 होंगे? तो देखिए 24 होता है 12 दूना 24, तो 4 तिया 12, ठीक है। तो 8 तिया 24 हो सकता है, तो 8 तिया 24 होता है, तो 8 तिया 3 का मतलब नहीं है, 8 से मतलब है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3। ठीक। अब 22 कैसे होता है? 11 दूने 22, 11 तो टूटेगा नहीं, तो सिर्फ आपका 2 लिखाएगा, वो भी 1। 20 होता है 4 5 20, तो 4 2 का स्क्वायर है, तो हम 2 का स्क्वायर दे देंगे। 18 9 दूने 18, 9 में 2 नहीं होता है 2, तो 2 कितना? सिंगल 1। इस प्रकार 16 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 2 होगा, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 4। अब 14 लेते हैं, तो 7 दूने 14 होते हैं, तो 7 का मतलब नहीं, 2 पे पावर 1 हो जाएगा, 1 हो गया। 12 बोलिए, 12 क्या होता है? 4 तिया 12, तो 4 में 2 को 2 होता है, तो 2 पे पावर 2। अब इसी प्रकार आपका हो गया 10, तो 2 पे पावर 1, 2 5 10। 8 तो क्लियर है, 2 पे पावर 3। 6 एक ही 2 होगा इसमें, 4 2 को 2 होगा इसमें, और बस बच गया एगो 2, तो एगो 2 आपका होगा। अब इसमें ऊपर वाले पावर को काउंटिंग करना है, कितने आपके 2 हुए? तो 3 1 4 2 6 1 7 4 11 1 12 2 14 1 15 3 18 1 19 2 21 1 22। तो टोटल कितने हो गए आपके? 22 हो गए। 2 पे पावर हम 22 लिख देंगे। अब यहाँ मेरा काम कंप्लीट हो गया है। अब हमको 8 बनाना है, तो 8 कैसे बनता है? तो 2 पे पावर 3 ही 8 बनता है। तो 2 पे पावर 3 8, तो 3 से इसको भागा लगाएंगे, 3 से तो ये कटेगा नहीं, 3 7 21 होगा,
तो 7 होगा, एक वो मेरा बच जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो पावर आया यही पावर आपका क्या कहलाएगा, आंसर। देखिए 7 3 1 22 1 22, क्योंकि हमको ये 3 से भागा, क्योंकि हमको 8 बनाना है। अगर 16 बनाना होता तो 2 पे पावर 4 था, 4 5 6 5 आंसर हो जाता। अगर हमको 32 बनाना होता तो 2 दूना 4 कितना हो जाएगा, तो 14 में 32 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 से 5 चौके 20, हमको 2 एक्स्ट्रा बच जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपका हो जाएगा 4 आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ दे वैसा आपको बनाना है। अगर 3 की बात करें तो जहां जहां 3 आता है वह। और अभी बात फैक्टोरियल की, तो फैक्टोरियल क्या होता है, तो ये घटते क्रम में होता है, 25 गुने 24 गुने 23 गुने 22 इस प्रकार से होता है। हमको 8 से मतलब है, 8 में 2 होता है, तो जितने भी 2 2 वाले होते हैं उसमें निकाल लिए, बाकी सबको हटा दिया। उसके बाद भी जो है 2 3 6 होता है, 3 को गायब कर दिए, 2 लिखे। तो अच्छा सवाल था, इसको नोट कर लीजिएगा। अगली सवाल है आपका, यदि एक संख्या का 60% को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या के बराबर हो जाती है। स्वयं का मतलब होता है वो खुद हो जाती है। तो खुद हो जाती है, तो पहली बात, किसी संख्या हमें नहीं पता है, x का कितना कर देंगे 60%, और इस 60% में कितना जोड़ दिए 60। जब जोड़ते हैं, कभी जोड़ने का बोले कभी माइनस करने का बोले, तो जो जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है वही प्राप्त होता है जो आपने लिया है। तो आपने क्या लिया है, x लिया है, x ले लिया। अब देखिए सभी x वाले एक साइड कर दीजिए, उसको उधर भेज दीजिए। जब उधर भेजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। हम आसान बताएंगे कैसे क्या करना। तो ये पहले 60x लिख लीजिए बटे 100। सबसे अच्छा जब ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 100 में 60 माइनस कर दीजिए, 40 होगा, ऊपर 40 नीचे। तो 100 गुना 1 100x में गया, 60 कितना हो गया 40x, और बटे कितने हो गए 100, और यहाँ कितना हो जाएगा 60। मल्टीप्लाई कर देंगे, काट कूट करेंगे, 20 दूना 40, 20 5 100, 2 से 30 बार में। अब ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, 30 5 कितना हो गया 150 इज द राइट आंसर। तो सबसे आसान तरीका कि जब स्वयं हो जाए, स्वयं पूछे स्वयं हो जाए, तो स्वयं होगा तो जब वो उधर जाएगा तो 60 लिखा तो 40 कीजिए, 40 लिखा तो 60 लिखिए। इस प्रकार से सवाल बना दीजिए। अगला आपका सवाल है, यदि U भी W का वेतन का अनुपात 8:7:13 है, ठीक, 8:7:13 है। आप लोग भी बनाइए इसको। तो 8:7:13 है, यदि U और V का अंतर दिया है, तो U भी हमको सिर्फ किससे मतलब W भी कितना है, देखिए तो W आपका हो गया 13, और V कितना है आपका 7। तो 13 और 7 में कितना का अंतर है। तो पहली बात हम लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए, U V और W। U कितना है 8 7 और 13। आपका कोई भी आदमी बोले अधिक हो चाहे कम हो, वो हमेशा क्या कहलाता है, अंतर। आप हमसे 20% ज्यादा हो तो भी अंतर, 20% कम हो तो भी अंतर, आप हमसे 250 रुपया ज्यादा कमाते हो तो भी अंतर, आप हमसे 250 रुपया कम कमाते हैं तो भी अंतर। अंतर मतलब 2 नंबर का डिफरेंट या 2 रेशियो का डिफरेंट। तो किसका डिफरेंस निकला है, W और V का। तो W और V में कितने के अंतर है, 7 और 13 में कितने के अंतर है 6। तो 6 का वैल्यू आपको दे दिया है 3384। अब 6 से इसको हम हमेशा 1 यूनिट का मान निकालेंगे। एक कलम का दाम निकालिए तो 1.5 कलम हो, 2 कलम हो, 2.5 कलम, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 से 6 5 हो जाएगा 30, 6 6 36, और 2 बच गया, 6 4 24। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 564। आपसे क्या पूछा है, U का वेतन। तो U कितना है 8 है, तो 1 का वैल्यू जब इतना हो गया 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 564 गुने 8, 8 चौके 32, 3 8 चौके 48, 3 51, 5 8 5 40, और 5 कितना हो गया 45। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 45, 4512 इज द राइट आंसर। अगली सवाल हम देखते हैं, जल तथा अम्ल का 80 लीटर के एक मिश्रण में 20% अम्ल है, तो नए मिश्रण में 60% अम्ल करने के लिए कितना मिलाया जाए। बहुत आसान सवाल है, इसको देख के हमें डर लगता है। तो इसका डर के सबसे अच्छा बता देते उपाय कि अगर आप A/B बना रहे हैं तो इधर सारा काम A का होगा, सारा काम नीचे B का होगा। अगर आप दूध बटा पानी से बना रहे हैं तो ऊपर सारा काम दूध का होगा, नीचे सारा काम पानी का होगा। बस इतना ही फोकस करना है। तो आपका अगर दूध पानी दिया हुआ है मात्रा में तो लिखिए,
नहीं दिया है, अनुपात दिया है, तो दोनों में x डाल दीजिए। अगर आपका दे दिया है कि ये 50 लीटर है, ये 20 लीटर है, तो 50/20 कर लीजिए। अब बोलेगा कितना दूध मिलाया जाए, तो दूध में प्लस कीजिए। कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी में प्लस कीजिए। कितना पानी घटाया जाए, तो पानी में घटाइए। कितना दूध घटाया जाए, तो दूध में। तो जिसके बारे में बोले उसी में प्लस करना है, उसी में माइनस करना है। तो 80 लीटर दिया हुआ, पहली बार टोटल आपका मिश्रण कितना है, 80 लीटर। इस 80 लीटर में क्या है, 20% अम्ल है, तो यहाँ पे अम्ल और यहाँ पे जल लिख देंगे। तो 20% अम्ल है, तो सभी अपने आप में कितने होते हैं, 100%। तो ये कंफर्म 80% होगा। तो 8 दूना 16, ये 16 लीटर हो गया। अब ये मात्रा हो गई, मात्रा का मतलब क्लियर है, लीटर में चाहे पॉइंट में कुछ भी हो। 8 कितने हो गए, 64 लीटर क्या हो गया, आपका जल हो गया। ठीक, तो ये आपको मिल गया। अब चाहे आप जल बटा अम्ल से बनाए या अम्ल बटा जल से बनाए, आप स्वतंत्र है, दोनों में से कोई एक बट्टा के रूप में लीजिए। तो हम अगर लेते हैं अम्ल और बटा जल, और आप लोग जल बटा अम्ल से बनाइए। पहले जो चीज दिया हुआ है वो लिखिए। अगर ये अनुपात में होता तो दोनों में x डाल के लिख देते हैं ऊपर नीचे। अनुपात में तो नहीं है, पूरा मात्रा में दिया हुआ है, तो 16 बटा कितना कर देंगे, 64। ये लिखने के बाद अब जो बोलता है नए मिश्रण में 60% अम्ल करने के लिए कितना अम्ल मिलाया जाए। अम्ल में बोला है मिलाने के लिए, अम्ल ऊपर है नहीं पता, x मिलाया हमने। और कैसा हो जाए अम्ल, अम्ल हो जाए 60%, तो ऊपर ना अम्ल है, जब 60% अम्ल होगा तो कंफर्म 40% क्या हो जाए, पानी हो जाए। हो गया क्लियर। ये चीज को अच्छी से समझ जाइएगा, ये आयु में भी सवाल में काम आएगा, एलिगेशन मिश्रण में भी काम आएगा, दूध पानी के सवाल में भी काम आएगा, हर जगह ये प्रोसेस अप्लाई होता है। हम देखिए मेरे पास टाइम है, वहां पे कुछ कुछ जो है आसान मौखिक बन जाते हैं, कुछ कुछ के लिए आपको कलम चलानी पड़ती है। तो अंदर तक सवाल को देखेंगे तो 20 तिया ये 60 हो गया, 20 दूना ये 40 हो गया। अब इसको हम करेंगे तो 16 दूना कितना हो गया, ये 32 और प्लस x 2x हो जाएगा। और 64 तिया 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, तो ये दोनों तो माइनस होगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये कहते हैं 160 हो जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा कितना बार, यानी 80 लीटर आपने क्या डाला, अम्ल डाला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 80 लीटर। इस बात पर फोकस करना है। अगर यहाँ अनुपात में होता है तो दोनों में x डालिए, मात्रा दिया है तो आगे वाला बोलेगा क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, इस प्रकार। तो आगे अनुपात भी देता है, आज 60% दिया तो बोलेगा 2:3 हो जाए, 3:4 हो जाए, इस प्रकार की बात। तो बट्टा लीजिए, ये भी तो बट्टा है ना, 3/2 को क्या कहते हैं, 3:2 कहते हैं। काट देता है तो अनुपात बन जाता है, नहीं तो परसेंटेज लिखता है। ठीक है, आज इसको देख लेते हैं सवाल को। अब आपका ये खत्म हो गया। तो आपको कैसा लगा ये सवाल, इसको अच्छा से देखिएगा बढ़िया से, और जैसा भी सुझाव होगा सुझाव दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।